नमस्कार। 9वीं कक्षा की इतिहास की पुस्तक का हम दूसरा अध्याय, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, कर रहे हैं। आज उसका हम भाग 3 करेंगे। 2 भाग हम पहले से ही कर चुके हैं। समाजवाद का अर्थ भी आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता दें कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो यह मानकर चलती है कि उत्पादन के साधनों पर एक व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए। केवल तभी समाज का कल्याण हो सकता है। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ये विचारधारा पूरे यूरोप में फैलने लगी थी, लेकिन फिर भी हमने पिछले वाले पार्ट्स में बताया था कि कहीं पर भी यूरोप के किसी भी देश में समाजवादी विचारधारा वाली सरकार की स्थापना नहीं हुई। लेकिन एक ऐसा देश था और जिसका नाम था रूस, जहाँ पर समाजवादी विचारधारा अपना प्रभाव दिखाने लगी थी। तो उससे आगे का आज हम करेंगे। इस भाग में हम रूस में किस प्रकार का शासन था ये करेंगे, और वहाँ लोगों की जीवन परिस्थितियाँ कैसी थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। भाग 3, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। संक्षेप में उसको हम जार कह देते हैं कि जार का शासन था। वह संसद के अधीन नहीं था। संसद मतलब कानून बनाने वाली संस्था होती है, जहाँ पर लोग अपने प्रतिनिधि भेजते हैं और फिर वे जनता की इच्छाओं के अनुसार कानून बनाते हैं। लेकिन रूस में ऐसा नहीं था। जो राजा था, जिसको जार कहा जाता था वहाँ पर, वह संसद के अधीन नहीं था। इस प्रकार रूस में निरंकुश राजशाही थी, अर्थात रूस में राजा का बिना रोक टोक का शासन था। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। जो चाहता था, जो उसकी इच्छा होती थी, उसको करने के लिए वो स्वतंत्र था। इसलिए हम कह सकते हैं कि रूस में राजा का बिना रोक टोक का शासन था। जार निकोलस द्वितीय का ये आप चित्र देख रहे हैं, रूस का शासक था। 1914 में ये बात हम कर रहे हैं। ये भी उन्हीं का ही चित्र है, जार निकोलस द्वितीय का। जार अपनी पत्नी के प्रभाव में था। जो राजा था वो पूरी तरह से अपनी पत्नी के प्रभाव में था। उसकी पत्नी, क्योंकि जार था तो उसकी पत्नी को जारीना भी कहा जाता था। उसकी पत्नी का नाम अलेक्सांद्रा था। दोबारा फिर मैं आपको बता रहा, जिसको जार अगर नाम था उसका, तो उनकी पत्नी को जारीना कहा जाता था। और उनका नाम जो था वो अलेक्सांद्रा था, जो जर्मनी की रहने वाली थी। मतलब रूस से में उसकी शादी नहीं हुई थी। जो उनकी रानी थी वो जर्मनी की रहने वाली थी। ये उनकी पत्नी है जारीना, या हम कह सकते हैं अलेक्सांद्रा। चित्र आप देख रहे हैं उनका। जार की पत्नी एक ढोंगी सन्यासी रासपुतिन के नियंत्रण में। जो की पत्नी थी वो एक ढोंगी सन्यासी साधु था, आप मान लीजिए। उसका नाम था रासपुतिन के नियंत्रण में थी। इस आदमी का प्रभाव उस पर मतलब रानी पर उस समय से था जब उसने चमत्कार करके उसके बेटे को हीमोफीलिया नाम की बीमारी से ठीक कर दिया था। चमत्कार करके तो उनका जो बेटा था उसको ठीक कर दिया था। उसके बाद रानी उसका साधु का प्रभाव रानी पर पड़ने लगा था। ये वो ढोंगी साधु है रासपुतिन, जिसको कहते हैं, और जिसका प्रभाव रानी पर बड़ा गहरा था। इसके बाद से रासपुतिन की शासन के कामों में दखलंदाजी काफी बढ़ गई थी, क्योंकि राजा जो था वो जार के प्रभाव में था। राजा जो था वो अपनी पत्नी के प्रभाव में था, और उनकी जो पत्नी थी वो एक ढोंगी सन्यासी के प्रभाव में थी। इस प्रकार जैसे जैसे प्रभाव बढ़ता गया, तो जो साधु की जो दखलंदाजी थी वो शासन के कामों में बढ़ने लगी। वह जार और सैनिक अधिकारियों को आदेश देता था। यहाँ तक कि मंत्रियों की नियुक्ति और पद से हटाने का काम भी वही करने लगा था। इस तरह से उसकी शासन के कामों में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ तक कि मंत्रियों की नियुक्ति और उनको पद से हटाने का काम भी वही करने लगा था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी कि हम बात कर रहे हैं 1900 जब पूरा हुआ, 1901 वाली जो बात जहाँ से आता है वहाँ से
20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी में लगा हुआ था। ज़्यादातर लोग खेती करते थे। रूस में लगभग 85% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सिर्फ 15% लोग ही जो थे वो दूसरे कार्यों में लगे हुए थे। बाकी जो 85% जनसंख्या थी वो अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। मतलब पूरे यूरोप में इतनी बड़ी जनसंख्या जो थी, जबकि यूरोप के किसी भी देश में इतनी अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर नहीं थी। तो रूस में ज़्यादातर जो लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। और यदि पूरे यूरोप के दूसरे देशों के साथ उसकी तुलना की जाए तो यूरोप के किसी भी देश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर नहीं। कितने परसेंट लोग खेती पर निर्भर थे? 85% लोग। उद्योग बहुत कम थे, और जो उद्योग थे उनमें से ज़्यादातर मॉस्को और पीटर्सबर्ग में थे। दो मैंने आपको जब रूस का नक्शा हमने दिखाया था पार्ट 1 में, तो उसमें आपने देखा होगा मॉस्को भी दिखाया था और पीटर्सबर्ग भी दिखाया था। तो बहुत कम थे। रूस एक बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो जो थोड़े बहुत उद्योग थे वो भी 2 शहरों में ही केंद्रित थे, या तो मॉस्को में थे या फिर पीटर्सबर्ग में थे। यानी कि वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो सारे के सारे वहाँ नहीं जा सकते। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति। तो जो कारखाने थे जो मॉस्को और पीटर्सबर्ग में थे वो भी जो थे सरकार के नहीं थे, बल्कि निजी व्यक्तियों ने लगाए हुए थे। मजदूरों की काम करने की पाली मतलब उनका एक पूरा का पूरा जो समय होता है, मजदूरों की काम करने की पाली 10 से 12 घंटे की होती थी। अनुमान लगा सकते हैं अब 7-8 घंटे का समय होता है, लेकिन उस समय टाइम लिमिट नहीं होती थी। तो 10 से 12 घंटे तक काम करवाया जाता था। मजदूरों में महिलाएं भी होती थी, लेकिन उनका वेतन पुरुषों के मुकाबले कम होता था। महिलाएं होती थी लेकिन उनका जो वेतन था वो पुरुषों के मुकाबले कम था। जितना आप देख रहे हैं उस समय के रूस के उद्योगों का, ज़्यादातर अगर आप देखें ध्यान से तो ज़्यादातर जो है महिलाएं काम कर रही हैं। तो लेकिन उनका वेतन कम होता था, इसलिए महिलाओं को ज़्यादा वो प्राथमिकता देते थे। ये भी रूस की ही किसी फैक्ट्री का चित्र है जहाँ पर उत्पादन कार्य हो रहा है। गाँव में ज़्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, क्योंकि खेती जो है वो गाँव में ही होगी, शहरों में तो हो नहीं सकती है। तो गाँव में ज़्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे। उनके पास छोटे छोटे खेत होते थे। रूस की एक सबसे खास विशेषता यही थी कि वहाँ जो किसानों की ज़मीन थी या जो उनके खेत थे वो बड़े छोटे छोटे होते थे, जबकि बड़ी संपत्तियों पर सामंतों और चर्च का कब्जा था। जिस प्रकार हम यूरोप में दूसरे फ्रांस में देख चुके हैं, जो बड़ी संपत्तियाँ थी जिनके पास बड़ी चौड़ी ज़मीनें होती थी वो या तो सामंतों के पास थी, जिनको हम जमींदार कह सकते हैं, या फिर चर्च ने उन पर कब्जा कर रखा था। नवाबों या जिनको हम जमींदार कह सकते हैं, नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह उनकी लोकप्रियता की वजह से नहीं थी। यानी कि उनके पास जो शक्ति थी इसलिए नहीं थी कि वे जनता में लोकप्रिय थे, बल्कि जार के प्रति उनकी सेवाओं और निष्ठा के बदले में मिली हुई थी। तो जार के प्रति जो व्यक्ति जितना अपनी ईमानदारी दिखाता था, जितनी अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखाता था, उसी हिसाब से उसको मान सम्मान मिला हुआ था। लोगों की तरफ से उनका मान सम्मान नहीं किया जाता था। जो सामंतों को सत्ता हम बात कर रहे हैं या जो उनकी हैसियत थी समाज में, वो लोगों के कारण नहीं थी बल्कि जार के कारण थी। तो जार के प्रति वो अपनी निष्ठा प्रकट करते थे। इसलिए किसान नवाबों और सामंतों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे, क्योंकि वो बिल्कुल उनको सोचते थे कि ये खून चूसने वाले हैं जो उनसे सिर्फ खेती कराते हैं या जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो वो उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे। वे चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए। कई बार तो वे लगान भी नहीं चुकाते थे। तो रूस में या सोवियत संघ में एक अलग प्रकार की व्यवस्था थी। तो जबकि दूसरे देशों में उनका सम्मान करते थे सामंतों का, वो यूरोप के दूसरे देशों में, लेकिन वहाँ पर जो किसान थे वो नवाबों का सम्मान नहीं करते थे। वे चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए। कई बार तो वे लगान भी नहीं चुकाते थे। इसके अलावा रूस के किसान एक और बात में यूरोप के बाकी देशों के किसानों से अलग थे, और वो बात क्या थी? समय समय पर यहाँ के किसान अपनी सारी ज़मीन को कम्यून को सौंप देते थे। एक अलग प्रकार की यहाँ व्यवस्था ये थी कि वो क्या करते थे, जिन लोगों के पास छोटे छोटे खेत होते थे वो सारे के सारे पूरे गाँव में मिलाकर उसको सारी ज़मीन को मिला देते थे
और उसके बाद जिसको वो कम्यून कहते थे या फिर उसको हम मीर भी कह सकते हैं। और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन, फिर देखते थे कि जो बड़ा परिवार होता था उसको ज़्यादा जमीन दी जाती थी और जो छोटा परिवार होता था उसको छोटी जमीन। तो ये सिर्फ रूस में ही एक विशेषता थी, बाकी किसी भी देश में ये नहीं मिलता है। वहाँ पर पूरे गांव, ये आपकी समझ में आ गया होगा कि जब किसान आपस में बैठक करते थे और वहाँ पर जिसके पास जितनी भी ज़मीन थी, चाहे वो छोटी थी चाहे वो ज़्यादा थी, तो वो उसको सारी को मिलाकर एक कर देते थे। और उसके बाद फिर तय किया जाता था कि जिस किसान की ज़्यादा ज़रूरतें उनको ज़्यादा ज़मीन दी जाती थी और जिस किसान की कम ज़रूरतें हैं उसको कम ज़मीन दी जाती थी। इसको वो कम्यून कहते थे। किसानों द्वारा आपस में ज़मीन बांटने से कुछ समाजवादियों को, जो वहाँ पर समाजवादी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे, तो जिस प्रकार से किसान खेती करने लगे थे, क्योंकि समाजवाद क्या कहता है कि उत्पादन के साधन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार होना, और यही वो विचारधारा किसान अपना रहे थे कि वो जमीन अपनी नहीं समझते थे बल्कि उसकी सारी को इकट्ठी कर लेते थे और इकट्ठी करने के बाद फिर वो उसको समाज के कल्याण के लिए उसका प्रयोग करते थे। तो इससे जो किसान जो तरीका अपना रहे थे इससे जमीनों को बांटने का, उससे कुछ समाजवादियों को रूस में लगने लगा था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान क्रांति करेंगे और इस प्रकार रूस बहुत जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। तो वहाँ पर उनको समाजवादियों को लगने लगा था कि मजदूर क्रांति नहीं करेंगे बल्कि जिस प्रकार से किसान आगे बढ़ रहे हैं और सारे समाज के लिए सोच रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले किसान क्रांति करेंगे। 19वीं शताब्दी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय हो गए थे। इससे पता ये लगता है कि जब किसान ये तरीके अपनाने लगे और जब वहाँ पर बड़ी ज़मीन पर जो है, बड़ी ज़मीनों पर या बड़ी संपत्तियों पर सामंतों का फिर अधिकार था, तो वहाँ पर जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ पर समाजवादी काफ़ी सक्रिय हो गए थे। सन 1900 में इन समाजवादियों ने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, यानी कि जिसको हम कहते हैं समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया था। ये गाँव में पार्टी बनी थी, जो गाँव में समाजवादी सक्रिय थे उन्होंने पार्टी बनाई थी 1900 में। नाम क्या था, या आपने नाम याद रखना है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसको हिंदी में हम कहेंगे समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया था। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। तो जब उन्होंने पार्टी बना ली थी समाजवादियों ने, तो उस पार्टी ने मांग की कि जो मांग क्या थी कि जो सामंतों के अधीन जो बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, वो जो जमीन है उस पर फौरन वो जो सारी की सारी जमीन उनसे ले ली जाए और वो किसानों को सौंप दी जाए।